सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है, किस क्षेत्र में कौन से लोग और कौन सी वस्तुएं आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर हैं, इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इनको पहचानेंगे कैसे, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। और आपको एक बार पूरा वीडियो देख लेने के बाद सभी सेक्टर के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसी वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में कभी भी किसी एग्जाम में अगर सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्रक हैं हम उनको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचर या स्वरूप के हिसाब से, दूसरा कंडीशन तथा तीसरा ऑनरशिप के हिसाब से। सबसे पहले हम नेचर के हिसाब से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहोगे। गवर्नमेंट इन्हीं सेक्टर को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में तरह तरह के कार्य करती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर को किस तरीके से हम बांट सकते हैं और हमें कैसे समझ में आएगा कि ये प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्राइमरी सेक्टर की नहीं है, इस सेक्टर में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं। जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं वे प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। फिर से दोबारा सुनिए, जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं वे प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। वे सभी चीजें जिनको प्रकृति ने बनाया है, जिसको व्यक्ति न बना सके, व्यक्ति इतना कर सकता है कि उसको अनुसंधान करके या उचित वातावरण दे करके उसकी पैदावार को बढ़ा सकता है, पर बना नहीं सकता है, तो वे चीजें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। जैसे कृषि, इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल आदि सभी चीजें हैं जो नेचुरल हैं और जिनको प्रकृति ने ही बनाया है। इसी प्रकार वानिकी यानी वन संपदा, पेड़ पौधे आदि को भी प्रकृति ने ही बनाया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य पशु पक्षियों का भी पालन होता है जो कि प्रकृति ने बनाया है। इसी प्रकार खनन या उत्खनन हो गया। खनन और उत्खनन दोनों का खुदाई करना होता है, लेकिन जो ऐतिहासिक जगह होती है वहाँ पर खुदाई को उत्खनन बोलते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो जो भी चीजें खुदाई के दौरान मिलती हैं उसको प्रकृति ने बनाया है, अतः वो भी प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा। जैसे लौह अयस्क, कोयला, अन्य खनिज संपदा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आदि सब कुछ प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं। इनको प्यूरिफायर नहीं किया गया है। जब पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि अलग हो जाएंगे तब वो सेकेंडरी सेक्टर में चले जाएंगे, यानी तब वो चीजें सेकेंडरी सेक्टर की हो जाएंगी। लेकिन अभी वो पेट्रोलियम है और उसमें ढेर सारी अशुद्धियां हैं और इसको प्रकृति ने बनाया है, इसीलिए ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अर्थात जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं वे सभी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। आगे देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की वे सभी चीजें जिनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है या इनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे यदि गेहूं को ले लें तो यह प्राइमरी सेक्टर की चीज है। यदि इसको ब्रेड बना दिया जाता है तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। इसी प्रकार लौह अयस्क, कोयला, जल, लकड़ी, रेत, बालू, जो कि ये सभी प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं, लेकिन इनका उपयोग सेकेंडरी सेक्टर में करके लोहा, विद्युत, जल विद्युत, फर्नीचर, घर, बिल्डिंग, ऑफिस आदि का निर्माण कर सकते हैं। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि सभी उद्योग सेकेंडरी सेक्टर में ही आते हैं और जितना भी भौतिक विनिर्माण कार्य होता है, जितना भी भौतिक मैन्युफैक्चरिंग होता है, वे सभी चीजें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जिस कुर्सी पर या चारपाई पर आप बैठे हुए हैं, अलमारी, दरवाजे, गेट, बिल्डिंग, वे सभी चीजें जिनका भौतिक अस्तित्व है सभी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। लेकिन वो प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। अगर वो प्राकृतिक है तो वे प्राइमरी सेक्टर की वस्तु है। बस इतना समझना है कि प्राइमरी सेक्टर नेचुरल हो गया और सेकेंडरी सेक्टर उसके रूप को जब परिवर्तित करके कोई दूसरा चीज बनाया गया हो तो वे सेकेंडरी सेक्टर होगा। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका रूप बार बार बदला जाएगा, तब भी वे सेकेंडरी सेक्टर में ही आएंगी। एक बात ध्यान देना, सबसे ज्यादा पैसा इसी सेक्टर में लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जाती हैं, सभी निर्माण कार्य इसी सेक्टर में ही आते हैं। अब इसमें देखेंगे मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाना। जितना भी सामान टोटल मशीन, औजार या श्रम का उपयोग करके हम बनाते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगी। प्राइमरी सेक्टर को दोबारा मॉडिफाई करना, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जितना भी प्राइमरी सेक्टर की चीज है उनके जब रूप को परिवर्तित किया जाता है, जब उनको मॉडिफाई किया जाता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। अब इसमें देखेंगे निर्माण, जो भी निर्माण कार्य होता है वो टोटल सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। लोहा, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल, गैस, विद्युत आपूर्ति आदि सब कुछ इसी क्षेत्र में ही आते हैं। रेत, बजरी, लौह
गैस, ये सब प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पाद हैं। लकड़ी भी प्राकृतिक क्षेत्र का ही उत्पाद है, लेकिन जब इनका प्रयोग करते हैं हम तो इमारत, भवन, आवास, फैक्ट्री आदि का निर्माण होता है, जो कि ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। प्रकृति से नदियों का जल प्राप्त होता है। अब जल ये तो प्राकृतिक है, यानी प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन जब इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है तो जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। कोयला प्राकृतिक क्षेत्र का है, लेकिन जब विद्युत उत्पादन हो रहा है तो जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में है, जबकि कोयला प्राइमरी सेक्टर का है। प्रकृति से नेचुरल गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये प्राइमरी सेक्टर की है, लेकिन जब इसे प्यूरिफायर करके डीजल, पेट्रोल या गैस बना दिया जाता है तब ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। अब हम देखते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनके बारे में जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। ये इन दोनों सेक्टर्स को जोड़ कर रखता है। इस सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति किसी भी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि इसमें अमूर्त वस्तु होती है जिसका भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इन वस्तुओं को देखना, छूना और महसूस करना आदि संभव नहीं है। अब हम देखते हैं, जैसे हम कोई वस्तु को छू रहे हैं तो वो वस्तु या तो प्राइमरी सेक्टर की होगी या सेकेंडरी सेक्टर की, लेकिन अगर वह टर्सरी सेक्टर की कोई वस्तु है तो हम उसको छू नहीं सकते हैं, अर्थात उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, परमिट, कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ये सभी चीजें टर्सरी सेक्टर की होती हैं। इस सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहते हैं और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले क्षेत्र यही होता है। अर्थात प्राइमरी सेक्टर में भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेकेंडरी सेक्टर में भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन ये वस्तुएं भौतिक होती हैं, जबकि टर्सरी सेक्टर में भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। सभी सेवाएं टर्सरी सेक्टर में आती हैं। जैसे परिवहन को आप देख लीजिए, इसमें जो गाड़ी यूज हो रही है वो सेकेंडरी सेक्टर की है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब का निर्माण सेकेंडरी सेक्टर में हुआ है, लेकिन बात परिवहन की हो रही है, ना कि गाड़ी की। इसलिए परिवहन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हम गाड़ी को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर परिवहन को नहीं। इसी प्रकार संचार हो गया, ये भी टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। होटल हो गया, आप होटल में जाइए, सेवा लीजिए और पेमेंट करिए। बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, इन सभी चीजों को हम छू नहीं सकते हैं। ये कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। जिस बिल्डिंग में बैंक खुला है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, वो बिल्डिंग सेकेंडरी सेक्टर की है, ना कि बैंकिंग। उसके कंप्यूटर आदि सभी सेकेंडरी सेक्टर के हैं, पर बैंकिंग और बीमा छूने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए ये टर्सरी सेक्टर में आएगी। शिक्षा हो गया, मेडिकल, न्याय, पुलिस, व्यापार, सूचना आदि सभी अमूर्त वस्तुएं हैं और ये टर्सरी सेक्टर में ही आती हैं। इन तीनों सेक्टर को आसान भाषा में समझना है। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर, जब प्राइमरी सेक्टर के रूप को परिवर्तित कर दिया गया या कोई मैन्युफैक्चरिंग किया गया हो तो वो सेकेंडरी सेक्टर, और इसके अलावा वे वस्तुएं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है या जिनको सेवा के रूप में उपयोग किया जा रहा है वो टर्सरी सेक्टर में आएंगी। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि तीनों सेक्टर आपको क्लियर हो चुका है और आप खुद इन सेक्टर से ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और उसे हल भी कर सकते हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ये नेचर के हिसाब से सेक्टर को डिवाइड किया गया था। अब हम कंडीशन के हिसाब से सेक्टर को पढ़ेंगे। नेचर के हिसाब से पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को 3 तरीके से बांटा गया था, जबकि जब हम इसको कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो इसको 2 तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो आगे देखते हैं संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर सरकार द्वारा कार्यालय या दुकान, क्लिनिक आदि सब कुछ एक सिस्टम से चलते हैं, जहाँ पर रोजगार की अवधि नियमित होती है, नियमों की सीमा रेखा के अंदर कोई कार्य होता है और जहाँ पर जो पारिश्रमिक होता है वो सरकार के नियमों के अनुसार मिलता है। ये संगठित क्षेत्र बोले जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो सामाजिक सुरक्षा होती है वो सेफ होती है, नौकरी सुरक्षित इसमें होता है, संवेतन छुट्टी मिलती है, अगर कोई बीमारी हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो उस दौरान छुट्टी मिलती है और वो छुट्टी पर उसको वेतन मिलता है। भविष्य निधि में पैसा जमा होता है, सेवानिवृत्ति पर पेंशन होता है, जैसे एनपीएस चल रहा है तो जो भी लिमिटेड हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, ये सब में सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की नौकरी बनी रहती है, हर चीजें उसको सुविधाएं मैक्सिमम मुहैया होती हैं, उसका जीवन सेफ होता है। दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं और छोटी छोटी बिखरी बिखरी इकाइयां होती, जैसे ढेर सारा आपने देखा होगा, जो आप मार्केट में जाते होंगे ढेर सारा दुकान और ढेर सारे लोगों को देखते होंगे रास्ते पर ही वैसे बैठे रहते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, सब्जी वाला जैसे हो गया, तो ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं।
इनका हमेशा समय बराबर नहीं होता है। कभी कभार ये बेरोजगार हो जाएंगे बिल्कुल, और कभी कभार इनकी अच्छी रोजी रोटी चलेगी। तो ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। और ऐसे ढेर सारे क्षेत्रक हैं, पूरे देश में बहुत ढेर सारे ऐसे क्षेत्रक हैं और वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र में नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। इसमें कम वेतन पर काम करना पड़ता है, अतिरिक्त समय में काम करना पड़ता है, जैसे मजदूर होते हैं, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं और ये इनको कम वेतन पर ही काम करना पड़ता है। ढेर सारे शहरों में ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लेबर रहते हैं और वहाँ से अपना काम करवाने के लिए उनको ले जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेली उनको रोजी रोटी मिल जाए। किसी किसी दिन वो वापस लौट जाते हैं और उनको काम नहीं मिलता है। ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। संवेतन छुट्टी उनको नहीं मिलती है क्योंकि उनका गवर्नमेंट की तरफ से कोई पंजीकरण नहीं होता है, जिससे गवर्नमेंट उनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाता है जो संगठित क्षेत्र के लोग पा जाते हैं। बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं होता है। अगर कोई बीमार पड़ गया हो तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगा, अगर छुट्टी मिलेगा तो उसको वेतन नहीं मिलेगा। रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। अब वही बताया कि जैसे हमेशा वो 365 दिन रोजगार नहीं पाने वाले होते हैं, वो कभी कभार को रोजगार मिलता है और फिर उसके बाद बैठे रहते हैं, तो उनको बराबर रोजगार नहीं मिलता रहता है। उसमें जो भी लोग कार्य करते हैं उनका शोषण होता है, क्योंकि ये दूसरे के हिसाब से काम करते हैं और उनको ढेर सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसमें जो भी लोग कार्य करते हैं उनका शोषण होता है, क्योंकि जो लोग लेके जाते हैं तो उनसे मोल भाव करते हैं, उनके वेतन को कम कर देते हैं। कारण ये है कि उनको मालूम है कि इस आदमी को नहीं ले जाऊंगा तो ढेर सारे और अगल बगल खड़े हैं उस काम को करने के लिए। का रोजगार फिक्स ना होने के कारण लोग शोषण करते हैं। किसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, अगर उसको कुछ हो गया तो वो दूसरा जो काम करवाने के लिए ले गया है आदमी, वो जिम्मेदार नहीं होता है। तो ये कंडीशन के हिसाब से होते हैं। दो चीजें हो गई, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कंडीशन के हिसाब से हम पूरे देश को दो क्षेत्रक में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है, अभी हमने देखा पहला नेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हमने 3 डिवाइड किया। अब कंडीशन के हिसाब से हमने 2 डिवाइड किया भारतीय अर्थव्यवस्था को। अब लास्ट में हम देखते हैं ऑनरशिप के हिसाब से। ऑनरशिप के हिसाब से भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर, यानी निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक। देखते हैं निजी क्षेत्रक किसे बोलते हैं। निजी क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। जैसे इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं। वो आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ढेर सारी कंपनियां, पता नहीं कितनी हजारों लाखों कंपनियां मिलेंगी। और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी पब्लिक सेक्टर जिसे बोलते हैं। इसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व होता है वो गवर्नमेंट का होता है और सरकार ही इनकी सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, तीसरा आप कह सकते हो एयर इंडिया हो गया। ऐसे कुछ सार्वजनिक सेक्टर हैं जिस पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है और गवर्नमेंट ही उन चीज़ों को देखती है। इसके अलावा एक और सेक्टर आता है जो अभी जल्द ही में उसको ज़्यादा फेमस गवर्नमेंट कर रही है, उस पर ज़्यादा गवर्नमेंट काम कर रही है। एक PPP उसे बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जिसमें निजी क्षेत्र की भी हिस्सेदारी होती है और सार्वजनिक क्षेत्र की भी हिस्सेदारी होती है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी कई संपत्तियों या परिसंपत्तियों को उनके हवाले कर देता है कुछ टाइम के लिए और वो उसको देखते हैं कुछ समय के लिए, और पब्लिक से जो जनता होती है वो उस चीज को यूज करती है और उससे पैसा वसूलते हैं। तो वो PPP होता है। इसमें कभी कभार गवर्नमेंट को काफी नुकसान भी होता है और कहीं कहीं इकोनॉमी में इसका बहुत फायदा भी होता है। तो मतलब फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, क्योंकि अगर सरकारी कंपनियों यानी पब्लिक सेक्टर में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उसमें लोगों को सुविधाएं सस्ती मिलेंगी, लेकिन अगर वही प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है तो वो सुविधाएं महंगी हो जाएंगी, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड रहेगा वो बढ़ जाएगा। मतलब वो सुविधाएं बेहतर देगा लेकिन ज्यादा पैसा वसूलेगा। तो कहीं कहीं कमियां भी हैं और कहीं कहीं अच्छाइयां भी हैं। तो इन दोनों सेक्टर के अलावा ये PPP पर गवर्नमेंट इस समय बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना बजट नहीं है और वो बजट प्राइवेट से वो वसूल करके वो चीज बहुत आगे देश को ले जाना चाह रही है। जैसे आज के समय में जितने भी रोड बन रहे हैं, मैक्सिमम पर आप देखेंगे कि टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं। रोड अच्छे बन रहे हैं, टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं। तो ये सब PPP के तहत ही हो रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि उतने एरिया 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो भी है उस कंपनी को ठेका दे दिया, उसने वहां तक का पूरा रोड बनवाया और वो जो भी रोड को यूज करेगा, यूज एंड पे,
जो यूज करेगा वो पे करेगा। इसके तहत जो गवर्नमेंट 10 साल बाद बनवाती कोई रोड, वो इस टाइम ही बन गया प्राइवेट कंपनियों को देने से। तो यहाँ पर फायदा हुआ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हुआ वो डेवलप होगा। जितने अच्छे अच्छे रोड रहेंगे उतना ही ज्यादा तेजी से विकास होगा। तो पीपीपी भी एक तरीके से अच्छा है। तो मतलब एक अभी तक जो स्वामित्व के हिसाब से हो गया, एक निजी क्षेत्र हो गया और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, और तीसरा हम बोल सकते हैं पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी दोनों का बीच का वो भाग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाना और फिर उससे क्वेश्चन पूछना, फिर उसका आंसर देना, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई उसका फायदा होगा, क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि किस सेक्टर का क्या काम है और कौन कौन सी चीजें किस सेक्टर में आती हैं, इसके फायदे क्या क्या चीज हैं। इतना पूरा क्लास देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन बनाने की और पूछने की जरूरत है। आप खुद अपना क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।